बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन का आपने एक लेक्चर पहले भी लिया था, लेकिन उस लेक्चर के अंदर हमने जो जनरल रिएक्शन लिया था वो और है। अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को आप नए अंदाज में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन लेंगे, क्योंकि पेपर में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जर्नल एग्जाम्पल। तो आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक जर्नल एग्जाम्पल की मदद से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये दो साइंटिस्ट जिनमें से एक गुडबर्ग है और दूसरा पीटर वेज, इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 1869 में, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ बनाया जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, आपने लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है, द रेट एट विच। बेटा मैंने इसकी स्टेटमेंट के दो हिस्से बना दिए ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें। अब देखें, एक मैंने एरो यहां दिया हुआ है, एक मैंने यहां एरो दिया है। स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी के साथ इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें और उसके बाद इसकी डेरिवेशन को भी समझ सकें। पहली स्टेटमेंट का हिस्सा मैंने बनाया बेटा, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यहां तक मैंने इसका एक स्टेटमेंट बनाई है। तो मैंने क्या कहा बेटा, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो स्पीड जिससे कोई रिएक्शन रिएक्ट करता है वो उसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा जो है इसका मैंने हिस्सा बनाया, द रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब है जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो उनकी जो एक्टिव masses भी क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी। तो बेटा द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें एक सब्सटेंस के मतलब बात की गई और इसमें क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की बात की गई है। तो उन सब्सटेंसेस की जो एक्टिव masses है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को हम एक जनरल रिएक्शन की मदद से करेंगे। लेट आपके पास क्या है, आपके पास क्या बेटा, ए और बी, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं बेटे, और ये आपके पास रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। पिछले रिएक्शंस के पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर बेटा हमने ये इक्वेशन ली थी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको जनरल बना रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास ए और बी, ये बेटे आपके पास ए और बी जो है ये आपके पास रिएक्टेंट है, और सी और डी ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब इससे पहले स्मॉल ए, इससे पहले स्मॉल बी, इससे पहले स्मॉल सी, इससे पहले स्मॉल डी। अब बेटे ये जो ए बी या सी और डी मैंने लिखा है, ये दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, इन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये बेसिकली नंबर्स होते हैं 1 2 3। यानी ए से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, बी से भी मुराद कोई भी हो सकता है, इस तरह सी और डी से मुराद भी कोई नंबर्स हो सकते हैं बेटा। तो बेटा ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये हकीकत में बेटा ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज कोफिशिएंट्स shows the number of moles in a balanced chemical reaction, ये इसको बताते हैं। तो बेटा अब इस रिएक्शंस के दो हिस्से हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रिवर्स रिएक्शन। तो ए और बी यानी ये आपके पास रिएक्टेंट, ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फिर सी और डी दोनों आपस में रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे, तो ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो बेटा इस जनरल रिएक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा क्या है, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, ये आपके पास अच्छा, अब सबसे पहली बात है बेटा, इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में आप देखें, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है बेटा। अब आपके पास क्या है, ए और बी, ये आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ये बेटा कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और these coefficients represent the number of moles in a balanced chemical equation या balanced chemical reaction। अच्छा, अब बेटे, अब फॉरवर्ड रिएक्शंस के अंदर बेटे हम इनकी एक्टिव एसिड्स को कैसे लिखेंगे, ए इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपके पास बी ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस तरह लिखेंगे आप इसको, तो आपके पास क्या होगा बेटा, आप जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, यूं लिखेंगे। अब यहां पिछली इक्वेशन में आपने ऐसे किया था, क्योंकि आप इसमें कोफिशिएंट आ जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर जो आपकी जो कोफिशिएंट है ये रेज टू दी पावर की शक्ल में आएंगे, ये उसके ऊपर ए आ जाएगा, इसके ऊपर बी आ जाएगा। तो बेटा क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल को खत्म करके आप कांस्टेंट लगाएंगे, विच इज केएफ। क्या आ जाएगा आपके पास, ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी, ये इस शक्ल में आ जाएंगे आपके पास। तो बेटा क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। तो बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके आपने कांस्टेंट लगाया, यहाँ केएफ क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपके पास क्या है, केएफ क्या है, कांस्टेंट है। इसे आप क्या कह देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या आपके पास, अगर आप दूसरा आ जाते हैं बेटा, आपके पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है बेटे, बल्कि मैं आपको ज्यादा विजिबल नजर आ जाए, इसको मैं बेटा जरा ऊपर कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, ठीक है, और आपको अच्छा नजर आ सके। अब इसके बाद क्या बेटा आपके पास, इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन बेटे आप देखिएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बेटा, सी और डी है, ये सी और डी इनके प्रोडक्ट है। इनकी एक्टिव मैसेज को कैसे लिखेंगे बेटा, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखेंगे, जबकि स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है, दीज आर द कोफिशिएंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसको ज़ाहिर करें। तो आपके पास क्या बेटा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है बेटा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इनके एक्टिव मैसेज को आपने किसकी शक्ल में लिखा बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखा, और ये जो कोफिशिएंट है ये ऊपर ब्रैकेट के ऊपर रेज टू द पावर की शक्ल में आएंगे। तो बेटा अब क्या हुआ आपके पास, रेट ऑफ रिवर्स। अब ये देखें सी और डी दोनों प्रोडक्ट हैं, जब ये मल्टीप्लाई, दो तरह के प्रोडक्ट, एक तो ये प्रोडक्ट्स है रिएक्टर प्रोडक्ट, एक मजमूए को भी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, सी और डी दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो अब क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब इसको आप लिखेंगे यूं, ठीक है, इसको खत्म करके क्या आएगा, कांस्टेंट, यहां आपके पास के आर इंटू क्या होगा, सी कोफिशिएंट, इसके ऊपर आ जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा, डी, इसके ऊपर कोफिशिएंट आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं। तो बेटा रेट ऑफ, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के। इसी तरह
ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, ये आपके पास आ जाएगा। तो बेटा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर आपका जो रिएक्शन है वो किस हालत में हो बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है बेटा। इन आप कह रहे हैं कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेता है तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत हासिल कर लेता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, तो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप देखें रेट ऑफ आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या आपके पास ये आई, आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या आई, आपके पास ये है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन दिस इक्वेशन, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट में फिल करेंगे तो आपके पास क्या होगा बेटा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये होगा आपके पास आ जाएगा बेटा ए एंड बी रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। बाय अरेंजिंग, आप इसको अरेंज करें, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दें, KF ओवर क्या आ जाएगा आपके पास KR, आपके पास क्या आ जाएगा C D, आपके पास A इंटू B। तो बेटा आप देखिएगा ऊपर आपके पास क्या आ गए बेटे, प्रोडक्ट्स आ गए, नीचे क्या आ गया आपके पास, रिएक्टेंट्स आ गए। तो आप जानते हैं ये दो कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और एक स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये दोनों कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की हालत में किसके बराबर होते हैं, Kc। तो बेटा ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, Kc। यहां आप Kc की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास Kc इज इक्वल टू क्या है बेटा, आपके पास ये C D रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। अब इसके बाद क्या आपके पास आ जाएगा A, या आपके पास क्या आ जाएगा B रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप देखें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर देखें तो आपके पास क्या है, ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और नीचे रिएक्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर इनकी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट भी लिखी हुई है। ये नंबर ऑफ कोएफिशिएंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन। अगर आपके पास ये जनरल रिएक्शन हो तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूं आएगा, ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको इसको समझाने के लिए आप जो भी कह सकते हैं बेटा, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, ये ऊपर आपके पास क्या आ गया बेटे, प्रोडक्ट्स आ गए और नीचे आपके पास क्या आ गया बेटा, रिएक्टेंट आ गए, रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आपके पास कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये एक्टिव मास को भी रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए जनरल रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिएगा आपके पास फॉर एग्जांपल आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन करवाया, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन आपके पास क्या बना, अमोनिया बन गया। बेटे अब इस रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, ये बेटे आपके पास क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा,
नाइट्रोजन ब्रैकेट में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये जो है ये क्या है कोफिशिएंट है जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटे ये किसकी शक्ल में आ जाएगा, रेज टू दी पावर की शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बेटा ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये आपके पास प्रोडक्ट है, देखिए आपके पास ये अमोनिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, और ये जो कोफिशिएंट है ये रेज टू दी पावर में आ जाएगा। तो इन केस ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो आपके पास क्या है बेटा, KF इंटू क्या आ जाएगा नाइट्रोजन इंटू क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा KR, ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटे अमोनिया, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं कि KF ठीक है ओवर KR कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया और रिएक्टिव सब्सटेंसेस को हम एक साइड पे कर लेंगे कंसंट्रेशन को। ऊपर आपके पास क्या आ गया बेटा प्रोडक्ट, ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ 2, फिर उसके बाद आपके पास नीचे क्या आ गया नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, KC के इक्वल होता है। KC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बेटे अमोनिया, ये आपके पास क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, और ये आपके पास क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया। तो बेटा ये एक केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इससे हमने एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल लिया। दिस इज द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो बेटा अब इसको गौर से सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को आप यूं भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्विलिब्रियम इसको आप यूं भी कह सकते हैं the ratio between the amounts of reactants raised to the power of its coefficient in a balanced chemical equation, ठीक है, इसको आप इस अंदाज में भी कह सकते हैं। तो बेटा एक दफा फिर इसकी जनरल डेफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ठीक है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिवनेस। ये एक सब्सटेंस में अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज directly proportional to the product of the active masses of the reactive substance। तो बेटा एक जनरल रिएक्शन की मदद से हमने ये एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाला है, और इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने एक रियल रिएक्शन को दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या बना अमोनिया बना, इससे आपने ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाला। तो बेटे आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह इस लेक्चर को सुनना है और उसके बाद आपने इसको बुक से रीड करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा। इससे पहले जो मैंने करवाया था लेक्चर लॉ ऑफ मास एक्शन का, वो एक सिंपल रिएक्शन करवाया था, आज मैंने एक जनरल रिएक्शन से करवा दिया। दोनों सूरतों में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।